नमस्ते दोस्तों। आज सुनिए अच्छी बहू होने का प्रमाण। बहू चाहिए सर्वगुण संपन्न, यानी कि वह घर परिवार परंपराओं के साथ चले। शिक्षित होने का उस पर ठप्पा भी लगा लो। प्रियंका सोचने पर मजबूर थी कि कर्तव्यों की कसौटी पर बहू ही क्यों खरी उतरे। बेटे से यह उम्मीद क्यों नहीं की जाती। राहुल सुबह से 3 बार पढ़ चुके अखबार में सिर डालकर बैठे हुए थे। प्रियंका मेज पर खाना लगा रही थी, तभी राहुल के फोन की घंटी बजी। नमस्ते मामा जी। खुश रहो मयंक। और सुनाओ, क्या हालचाल है? राहुल ने बड़े बिंदास लहजे में कहा। प्रियंका के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। राहुल और मयंक कहने को तो मामा भंजा थे, पर मयंक राहुल से कुछ ज्यादा ही लगा हुआ था। मयंक बड़ी ननद का बेटा था और राहुल घर में सबसे छोटे थे। दीदी की शादी के वक्त राहुल मुश्किल से 10-12 साल के ही थे। राहुल अक्सर बताते थे, मयंक जब छोटा था हमेशा उन्हीं के इर्द गिर्द घूमता रहता था। मयंक राहुल के लिए एक गोल मटोल खिलौने की तरह था। छोटे मामा की उंगली पकड़े वह सारा बाजार घूम आता। गर्मी की छुट्टियों में मयंक के आगमन से पहले ही फोन पर सारी योजना बन जाती थी। दीदी से छिपकर राहुल ने मयंक को स्कूटी चलाना भी सिखाया था। सच पूछो तो कहने को तो उनमें मामा भांजे का रिश्ता था, पर उन सबसे ऊपर एक मित्रता का भाव भी जुड़ा हुआ था। शायद इसी भाव के कारण ही वह एक दूसरे से खुलकर बात कर लेते थे। और भाई, शादी वादी का क्या विचार है? करनी है कि नहीं? मयंक राहुल की बात सुन खिलखिलाकर हंस पड़ा। करनी है, करनी है मामा जी, वह भी कर ही लेंगे। पहले कुछ कमा तो लें, वरना आपकी बहू को कहाँ रखेंगे, क्या खिलाएंगे? मयंक शुरू से ही पढ़ने में होशियार था। इंजीनियरिंग करने के बाद कैंपस प्लेसमेंट हो गया। नौकरी करने के साथ साथ उसने एमबीए भी कर लिया। एमबीए करने के बाद मयंक की लंदन में एक अच्छी सी कंपनी में नौकरी लग गई थी। अभी 2 साल भी नहीं हुए थे। सब शादी के लिए हल्ला मचाने लगे थे। मयंक से सभी चुटकी लेते थे, अरे भाई, कोई हो तो बता देना। पर न जाने क्यों एक अनदेखा डर सबके मन में बैठा हुआ था। कहीं सचमुच वह किसी गोरी मैम को लेकर खड़ा न कर दे। राहुल ने हवा में तीर छोड़ा, कोई लड़की वड़की देख रखी हो तो पहले ही बता दो, फिर न कहना मामा ने पूछा नहीं। तुम्हारे नाना पीछे पड़े हैं, तुम बता दो, वरना हम लोग लड़की देखें। तभी पीछे से प्रियंका चिल्लाई, मयंक, पहले बता देना, अचानक से सरप्राइज मत देना। कम से कम अपनी मामी को तैयारी करने का मौका तो दे ही देना, वरना तेरी बीवी कहेगी किन लोगों के बीच आ गई। प्रियंका ने राहुल से फोन ले लिया। मयंक न जाने क्यों शर्मा गया। मयंक, कैसे हो बेटा? प्रणाम मामी जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताइए, आप लोग कैसे हैं? हम भी ठीक हैं, बस वही दाल रोटी के चक्कर में फंसे हुए हैं। तुम बताओ, कोई लड़की वड़की देखी कि हम लोग देखें? आप भी मामी जी। अरे, मुझसे क्या शर्माना, जो भी हो साफ साफ बता देना। मयंक ने वही रटा रटाया जवाब दिया। मनुष्य का एक स्वभाव होता है, वह चाहे कितना भी समझदारी का ढोंग कर ले, पेट में शक की मरोड़ उठती ही रहती है। प्रियंका ने एक दिन सोशल मीडिया पर मयंक को अपनी साथी महिला कर्मचारियों के साथ पार्टी करने की फोटो देख ली थी। छोटे छोटे कपड़ों में लड़कियां हाथ में रंगीन गिलासों के साथ तितली की तरह खिलखिला रही थी। न जाने क्यों तब से ही प्रियंका के दिमाग में शक का कीड़ा घुस गया था। वह बहुत दिनों से इसी फिराक में थी कि मयंक से बात कैसे निकलवाई जाए। प्रियंका ने अपनी आवाज को गंभीर बनाकर कहा, मयंक, शादी तो करनी ही है और हर आदमी तुमसे कुछ न कुछ कहेगा ही,
पर निभाना तुमको है। इन सब चीजों में दूसरों की नहीं, खुद की सुनो। कल कोई ऊंच नीच हुई तो सब पल्ला झाड़ लेंगे। तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, इसका निर्णय तुमको लेना होगा। मामी की बात सुनकर मयंक के दिल में छिपे विचारों को मानो बल मिल गया। शायद आज से पहले किसी ने उससे इस ढंग से बात नहीं कही थी। किसी ने कभी उसका दृष्टिकोण जानने का प्रयास ही नहीं किया था। मयंक, कहना तो नहीं चाहिए, सब मेरे अपने ही हैं, पर तुम्हारे घर या फिर यहाँ तुम्हारी नानी के घर का माहौल ऐसा नहीं है कि नए जमाने की लड़कियां अपने आप को एडजस्ट कर ले। सच पूछो तो वह वक्त के साथ बदलना भी नहीं चाहते। हम लोगों की बात छोड़ो, हमने तो जैसे तैसे निभा लिया, पर तुम्हारी पीढ़ी यह सब नहीं झेल पाएगी। सच कह रही हो मामी। घर पर पापा, मम्मी, दादी, ताऊ, ताई जी सब शादी के पीछे पड़े हैं। हर दूसरे तीसरे दिन मम्मी एक फोटो लेकर खड़ी हो जाती है। मैं उनसे खुलकर कह भी नहीं पाता कि अचार मुरब्बा वाली लड़की मुझे नहीं चलेगी। मयंक की बात सुनकर प्रियंका खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रियंका सोचने लगी, सच ही तो कह रहा था मयंक। उसकी शादी के समय पापा ने भी तो शौक में यही सब तो खिलवाया था। मयंक ने बड़ी लापरवाही से आगे कहा, मामी जी, आजकल के जमाने में यह सब खाता कौन है? सब तो फिगर कॉन्शस है। वैसे भी आजकल तो बाजार में सब कुछ मिल जाता है। फिर भी बेटा, प्रियंका के शब्द गले में ही अटक कर रह गए। यही मयंक खाने के लिए बचपन में दीदी को कितना नाच नचाता था। दीदी हाथ में थाली लिए मयंक के पीछे भागते भागते हार जाती थी। गलत तो नहीं कहा था मयंक ने। मम्मी जी अक्सर कहती थी, आजकल की लड़कियां कुछ नहीं करना चाहती, ऊपर से तुर्रा यह की पढ़ाई कर रहे हैं। खाना बनाने के लिए तो पूरी जिंदगी पड़ी है। प्रियंका सोचने लगी, उसके पापा ने भी तो उसकी शादी के वक्त कुछ इसी तरह के शौक और विशेषताएं लिखवाई थी। कुछ तो ऐसी भी चीजें शामिल थी जिनका उससे दूर दूर तक नाता नहीं था। उन दिनों कुकरी बेकरी बड़े लोगों की चीज हुआ करती थी। पापा ने वह भी लिखवा दिया। शायद लड़के वालों के सामने वे अपनी बेटी को कमतर नहीं दिखाना चाहते थे, या शायद यह भी हो सकता है कि वे किसी भी आधार पर बेटी के ऊपर रिजेक्शन का ठप्पा नहीं लगवाना चाहते थे। पर इतने जतन और टोटके के बाद भी 2 जगह से रिजेक्शन का ठप्पा लगने के बाद प्रियंका की शादी राहुल से हो पाई थी। वक्त बदल गया था, पर वक्त के साथ लड़कियों के लिए सोच का दायरा नहीं बदला था। लड़कियों को आज भी रिजेक्ट किया जाता था, पर हाँ, समय ने करवट जरूर ली थी। अब लड़कियां भी लड़कों की तरह लड़कों को रिजेक्ट करने लगी है। हेलो हेलो। प्रियंका मयंक की आवाज सुनकर अपनी सोच के घेरे को तोड़ बाहर आ गई। सुन रही हूँ बेटा, बोलो। मामी जी, मैं खुद भी नहीं चाहता कि जिस किसी से भी मेरी शादी हो वह दिन भर घर पर बैठकर मेरे लिए खाना बनाए। जिस किसी प्रियंका का संकित मन सोशल नेटवर्किंग पर मयंक के साथ की लड़कियों की तस्वीरों में उस जिस किसी को तेजी से टटोल रहा था। मयंक, ठीक कह रहे हो, जितना बड़ा शहर उतने ही खर्चे। दोनों नहीं कमाएंगे तो काम कैसे चलेगा? बात कमाने की नहीं है मामी जी, मैं इतना कमा लेता हूँ कि अच्छे से जिंदगी कट जाएगी, पर इस शहर में घर में दिन भर अकेली पड़ी रहे, यह तो मैं भी नहीं चाहूंगा। प्रियंका हंस पड़ी। क्या जवाब देती? आज उसकी डिग्रियां उसको मुंह चिढ़ा रही थी। राहुल ने शादी की पहली ही रात कह दिया था, मुझे घर संभालने वाली लड़की चाहिए। नौकरी के चक्कर में घर की शांति भंग नहीं कर सकता। आखिर घर में और भी महिलाएं हैं। प्रियंका ने दूसरे ही दिन उन सपनों को कहीं गहरे तहखाने में दबाकर रख दिया था।
मयंक, कहा तो तुम सही रहे हो। शायद तुमको अच्छा न लगे, पर तुम्हारे घर का जो माहौल है, वहाँ तुम्हारी बीबी से साड़ी पहनने की उम्मीद की जाए, खाने में 3 तरह की सब्जियों की उम्मीद की जाए, तो वह बेचारी कैसे कर पाएगी? साड़ी? मामी जी, इन 2 सालों में मैंने किसी को सलवार सूट में भी नहीं देखा। आप साड़ी की बात कर रही हैं। आप 3 सब्जियों की बात कर रही हैं। मैं तो यह भी उम्मीद नहीं करता कि उसे खाना बनाना भी आता हो। जब मुझे बनाना नहीं आता, अगर उसे बनाना नहीं आता हो तो कौन सी बड़ी बात हो जाएगी? वैसे भी वह सब तो मैनेज हो ही जाता है। मयंक की बेबाकी कहीं न कहीं उसे अंदर तक भेद गई थी। कहीं न कहीं वह अपने भविष्य के लिए भी भयभीत हो रही थी। कुछ वर्षों बाद वह भी तो उसी दहलीज पर खड़ी होगी जहां आज दीदी खड़ी थी। प्रियंका हतप्रभ थी। क्या वाकई में जमाना इतना बदल गया है? प्रियंका की आंखों के सामने दीदी का चेहरा घूम गया। बहू के लिए देखे गए वे अनगिनत सपने कहीं न कहीं उसे चूर होते दिख रहे थे, जिनकी किरचें उसे चुभती महसूस हो रही थी। प्रियंका कहीं भी घूमने जाती तो ननद के लिए उस शहर की कोई प्रसिद्ध चीज लेकर आती। कई बार तो दीदी ने भी मनुहार करके अपनी भाभी बहू के लिए भी साड़ी मंगवाई थी। प्रियंका, एक साथ कुछ नहीं हो पाता। धीरे धीरे करके इकट्ठा करती चलूंगी, तभी तो मयंक की शादी कर पाऊंगी। बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी और न जाने क्या क्या। माँ तो माँ ही होती है। महीनों की जद्दोजहद के बाद आखिर मयंक के लिए एक अच्छी लड़की ढूंढ ही ली गई। लड़की मल्टीनेशनल कंपनी में काम करती थी। मयंक के बराबरी की थी। दीदी अपनी चांद सी बहू के गुण गाते नहीं थक रही थी। जानती हो प्रियंका, रुचिका मयंक से पहले से नौकरी करती है। मयंक से कहीं ज्यादा अच्छा पैकेज है उसका। दीदी, आपकी तो ऐस है, दोनों हाथ लड्डू में। सुंदर और कमाऊ बहू मिल रही है आपको। दीदी की भाषा और व्यवहार में अचानक से कमाऊ बहू की ठसक दिखने लगी थी। दीदी, साड़ियाँ और लेनी है तो बता दीजिएगा। प्रियंका ने भाभी होने का फर्ज निभाते हुए कहा। प्रियंका, सुन, पीहर से भात के लिए सिर्फ मेरे और जीजा जी का ही कपड़ा लाना, और मयंक को मैं देख लूंगी। नए जमाने के बच्चे हैं, पता नहीं क्या पसंद आए क्या नहीं। हम लोगों का तो सब चल जाता है। नहीं नहीं दीदी, ऐसे कैसे? या तो पीहर वालों की जिम्मेदारी है। प्रियंका ने अपनी आवाज में रस घोलते हुए कहा। आखिर शादी का दिन भी आ गया। सब बहुत खुश थे। खुश तो दीदी भी थी, पर शायद मयंक की वापसी की बात सोच सोच उनकी आंखें भर आ रही थी। दीदी शायद यह भूल गई थी, कहीं न कहीं इन सब की जिम्मेदार वे खुद थी। मयंक की पीठ पर आज जो सपनों के पंख हैं, वे उन्होंने खुद ही रोपे थे। आज मयंक के बचपन की एक एक घटना को याद कर उनका आंचल भीगा जा रहा था। वक्त की आंच में स्मृतियां मोम की तरह पिघल पिघल कर आंखों से टप टप चू रही थी। कहीं न कहीं हम अपने बच्चों को अपने खुद के अधूरे सपनों को पूरा करने का जरिया बना लेते हैं। झालर की रोशनी से नहाया दीदी का घर कितना खूबसूरत लग रहा था। शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हो गई। बहू के आगमन के साथ मेहमानों की रवानगी शुरू हो गई। प्रियंका भी अपना सामान बांध रही थी। तभी पीछे से दीदी ने आकर प्रियंका को चौंका दिया। उनके हाथों में कुछ रंगीन लिफाफे और कपड़ों के बंडल थे। प्रियंका, आती रहना। मयंक अगले महीने तक चला जाएगा। रुचिका अभी यहीं रहेगी। वीजा की औपचारिकता पूरी होते ही वह भी मयंक के पास चली जाएगी। न जाने क्यों दीदी यह सब कहते कहते उदास हो गई। कितने मन से जीजाजी ने 2 मंजिला घर बनवाया था। एक एक चीज दीदी और मयंक की पसंद की लगवाई थी, पर आज उस घर में रहने के लिए दीदी जीजाजी के सिवा कोई न था। प्रियंका दीदी से आने का वादा कर अपने घर वापस आ गई। गृहस्थी की उठापटक से जूझती प्रियंका समय निकालकर
अक्सर दीदी से बात कर लेती। शुरू शुरू में तो सब ठीक था, पर कमाऊ बहू की सास होने की ठसक धीरे धीरे न जाने कहाँ गुम होने लगी थी। वीजा का इंतजार करते करते साल भर होने को आ गया था। शुरू शुरू में तो सब कुछ ठीक था। एक बार साड़ी में पैर फंस जाने की वजह से रुचिका गिरते गिरते बची थी। दीदी ने उसी दिन फरमान जारी कर दिया, तुम सूट पहनो, कहीं चोट वोट लग जाए तो फिर कौन सेवा करेगा। प्रियंका सोच में पड़ गई। वक्त के साथ दीदी कितनी बदल गई थी। शादी के 5 वर्षों बाद जब उसने दबे स्वर में सलवार कमीज पहनने की इजाजत मांगी तो घर में कितना हंगामा मचा था। दीदी ने भी कितना कुछ सुनाया था। भले घर की बहू बेटियों को यह सब शोभा नहीं देता, पर आज रुचिका को तो मानो खुला आसमान मिल गया। वह घर में गाउन पहनकर आराम से सास ससुर के सामने डोलने लगी थी। चीजें बिगड़ रही थी और चीजों के बिगड़ने के साथ दीदी के फोन आने का सिलसिला भी बढ़ता जा रहा था। प्रियंका उनके फोन को उठाने से बचने लगी थी, पर बचती भी तो कब तक। घर में शायद कुछ ज्यादा ही बवाल हो गया था। दीदी का सुबह सुबह ही फोन आ गया था, प्रियंका देख क्या जमाना आ गया। गिनती के 3 लोग हैं, पर महारानी से 3 लोगों का भी खाना नहीं बन पाता। कहती है कि नौकरी करूं या खाना बनाऊं। इनकी नौकरी से हमें क्या लेना देना। कौन सा एक चवन्नी हमारे हाथ पर धर देती है। तीज त्योहार पर दे भी दिया तो उससे क्या पेट भर जाएगा। कहती है कमाने का फायदा क्या, जब एक खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते। अब यही रह गया कि घर में 2-2 औरतों के रहने के बावजूद नौकरों के हाथ का खाना खाया जाए। प्रियंका चुपचाप ननद की बात सुनती रही और सोचती रही कि दीदी को बहू से उम्मीद करने या कोसने से पहले एक बार अपने बेटे से भी पूछना चाहिए था कि उसे कैसी बीवी चाहिए थी। रुचिका ही हर बार अच्छी बहू होने का प्रमाण क्यों देती फिरे। आखिर मयंक कब आकर यह कहेगा कि उसे तो ऐसी ही जीवन साथी चाहिए थी। आखिर रुचिका ही कर्तव्यों की कसौटी पर क्यों और कब तक पीसती रहेगी। क्या सचमुच मयंक कभी यह कह पाएगा। प्रियंका सोचती रही, क्या इस सवाल का जवाब कभी कोई दे पाएगा। सच कहा है किसी ने, समाज स्त्रियों के लिए कभी नहीं बदलता। सवालों के सुलगते अंगार पर न जाने स्त्रियों को कब तक जलना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर हमारे द्वारा बताई गई कहानी थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिले। हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।